आप सबको जोहार। और आज है तारीख 26 दिसंबर 2024 गुरुवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है एम्बुलेंस सेवा को लेकर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा, जो कि आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए जनजीवन का अहम हिस्सा है, गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। और प्राप्त जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस के रिस्पॉन्स टाइम में भारी देरी हो रही है। शहरों में औसतन 25 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 40 मिनट का समय लगना तय है, लेकिन वास्तविकता इससे भी ज़्यादा चिंताजनक है। कई बार कॉल करने के यहाँ पर 60 मिनट बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है, जिससे यहाँ पर मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। और यहाँ पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस विषय में बात करते हुए कहा है कि जहाँ पर 5 मिनट की देरी में लोगों की जिंदगी और मौत तय होती है, वहीं झारखंड में एम्बुलेंस 20 से लेकर 30 मिनट तक देरी से पहुंच रही है। समय पर इलाज की सुविधा मिलने से जो मरीज ठीक भी हो सकते हैं, वो भी एम्बुलेंस और इलाज के अभाव में अपनी जान गंवाने को विवश हैं। और इसी की वजह से उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद करे और तत्काल सार्थक कदम उठाकर इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे। साथ ही संसाधनों एवं इलाज की पुख्ता व्यवस्था करे, ताकि इलाज के अभाव में किसी भी झारखंडी की जान ना जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर सरकारी कर्मियों के रिटायरमेंट से 3 महीने पहले जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड की कटौती पर अब कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर वित्त विभाग के पेंशन और लेखा निदेशालय ने इस संदर्भ में एक आदेश भी जारी किया है। निदेशालय के निदेशक नीतीश कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के 3 महीने पूर्व जीपीएफ की कटौती को बंद किया जाए और फॉर्म 73 को समय पर उपलब्ध कराया जाए। और आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ मामलों में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त के अंतिम 3 महीनों में भी जीपीएफ की कटौती की गई है, और जिसके कारण ब्याज की गणना और भुगतान भी किया गया है। यह नियमों के खिलाफ है, क्योंकि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 272 की कंडिका 15 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रिटायरमेंट से 3 महीने पहले जीपीएफ की कटौती नहीं होनी चाहिए, और इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त ब्याज का जो बोझ है वो पड़ता है। फॉर्म 73 को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जिला पेंशन और लेखा कार्यालय तक भेजना अनिवार्य है। निदेशालय ने यह भी बताया है कि अक्सर फॉर्म 73 विलंब से भेजा जाता है, जबकि इसे सेवानिवृत्त से 3 महीने पहले भेजे जाने का प्रावधान है। और इस आदेश में ये स्पष्ट कहा गया है कि यदि प्रक्रिया में देरी के कारण अतिरिक्त ब्याज का भुगतान होता है, तो संबंधित विभाग या फिर अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनसे अतिरिक्त जो सूद है उसकी जो राशि है उसकी वसूली की जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा में फॉर्म 73 उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो इसका दोष डीडीओ यानी कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ऑफिस पर तय किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर 15 नवंबर 2000 से झारखंड गृह रक्षक नियमावली 2014 के लागू होने के पूर्व कर्तव्य के दौरान मृत गृह रक्षकों के आश्रितों को मानवीय आधार पर एवं विशेष परिस्थिति में नियमों को शिथिल किया गया है। और इस मामले में अनुकंपा के आधार पर एक बारगीय व्यवस्था के तहत होमगार्ड के रूप में नव नामांकन के प्रस्ताव एवं तत्संबंधी कैबिनेट के अनुमोदन के लिए संलेख प्रारूप पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी जो सहमति है उसको दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वह फिरकाप्रस्त परिस्थितियों एवं सांप्रदायिक ताकतों से दूर रहकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना जीवन यापन करते हुए अपने समन्वित एवं संतुलित विकास के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यही कारण है कि कांग्रेस एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के इंडिया गठबंधन को आम लोगों ने यहां पर अपेक्षा से ज्यादा समर्थन दिया, और यह झारखंड के सुखद भविष्य के लिए सकारात्मक संदेश है।
अब यहाँ पर इसके अलावा आगे उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव का कोलाहल जो है वो दूर हो चुका है और अब किसी भी दलगत या फिर जातिगत भावना से ऊपर उठकर झारखंड के विकास के लिए सभी को दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड के सभी लोगों की खुशी में ही पूरे प्रदेश की खुशहाली छिपी है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन के पुनः मुख्यमंत्री बनने और नई सरकार के काम शुरू करने के बाद शुरुआत में ही यहाँ पर सरकार के सकारात्मक काम के रुझान आने शुरू हो चुके हैं और आम लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश भी गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि झारखंड का समन्वित संतुलन विकास और यहाँ के सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ यहाँ के सभी लोगों की है। और यदि यहाँ पर सभी लोग अपनी पूरी जवाबदेही का परिचय दें तो झारखंड को देश का सबसे बेहतर प्रदेश बनने से यहाँ पर कोई भी उसको रोक नहीं सकता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी 25 दिसंबर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी मनाने जा रही है और इसकी जानकारी सांसद आदित्य साहू ने प्रेस वार्ता करके दी है। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने यहाँ पर आगे ये भी बताया है कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता अटल जी के साथ काम किए थे उनसे उनके अनुभव को पूछा जाएगा और फिर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और इसके साथ ही अटल जी के प्रतिमा पर और तस्वीर पर फूल माला चढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर सांसद आदित्य साहू ने यह भी बताया है कि कार्यक्रम 1 साल तक मनाई जाएगी और इसमें अलग अलग कार्यक्रम होंगे जिसकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। वहीं यहाँ पर कांग्रेस के अंबेडकर सम्मान रैली पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि जब अंबेडकर को सम्मान देना था तब तो कांग्रेस ने दिया नहीं और यही वो कांग्रेस है जो उनको जेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया और इसके साथ ही चुनाव में उनको हराने का भी काम किया गया। कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। आज किसान का बेटा, पिछड़ा का बेटा उपराष्ट्रपति है तो कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाई है। ये सब ढकोसला है कि यहाँ पर वो पिछड़ों को सम्मान दे रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से। और यहाँ पर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर सहमति दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनने के बाद कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई और इसमें राज्य सरकार ने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ाने पर मंजूरी दे दी है और साथ ही पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। और बाकी सारा डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा और जिसको आप आराम से यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिनको यहाँ पर मंजूरी जो है वो दी गई है और उससे यहाँ पर हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है और इस फैसलों से आने वाले भविष्य में या फिर आने वाले 5 सालों में क्या बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट, डेटा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल यहाँ पर 10 प्रस्ताव हैं। यहाँ पर आपका कंफ्यूजन या फिर डाउट वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस 10 प्रस्तावों में हमको क्या क्या देखने को मिला है और इससे यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के विरोध में राष्ट्रीय व्यापी अभियान के तहत झारखंड में भी अंबेडकर सम्मान मार्च का आयोजन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में पुराना उच्च न्यायालय के प्रवेश द्वार पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात कांग्रेस भवन से उपायुक्त कार्यालय तक किया गया। मार्च की समाप्ति के बाद अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम प्रेषित ज्ञापन उपायुक्त की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि को दिया गया। और वहीं पर देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने जमीन तक गिरवी रखी और यहाँ पर गांधी जी के सिद्धांतों पर जीवन पर्यंत चलने वाले टाना भगत भी बाबा साहेब के सम्मान में और संविधान को बचाने के लिए सम्मान मार्च में शामिल हुए। और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि अमित शाह की बाबा साहेब पर टिप्पणी ने संविधान के ढांचे को महत्वहीन बना दिया है, जो समाज को समान भागीदारी के उनके अधिकार को मान्यता देता है। बाबा साहेब जी की यहाँ पर अध्यक्षता में तैयार संविधान एक विरासत है जो यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को मजबूती देता है। स्वतंत्रता संग्राम के बड़े विभूतियों में से एक बाबा साहेब का अपमान कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
हालांकि अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को भाजपा प्रमुख तथा प्रधानमंत्री छोटी घटना मानते हैं, जिससे साफ होता है कि ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदाय के अपमान की कीमत पर यहां पर भाजपा अपनी मंशा देश में लागू करना चाहती है। संविधान बदलने के अपने चिर परिचित एजेंडे को लागू करने की दिशा में उठाया गया है। यह कदम सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया है। वंचितों, पिछड़ों, दलित, अनुसूचित जनजातियों, सामान्य नागरिक के अधिकारों का समावेशी ग्रंथ का नाम संविधान है और जिसके मूल प्रस्तावना में ही भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। इसके विभिन्न अनुच्छेदों में संघीय शासन प्रणाली का व्यवस्थित रूप बाबा साहेब ने देश को दिया। आश्चर्यजनक है कि जिन गृह मंत्री पर संविधान की रक्षा का भार है, वही संविधान जनक का अपमान कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर विनोद बिहारी महतो के नाम पर चौक का नाम रखने और आदमकद प्रतिमा भी लगाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता वेदांत कोस्ताव यहां पर मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मिले। उन्होंने इस दौरान राज्यपाल को इस बात से अवगत कराया कि रांची में ही विभिन्न जगहों, खासकर चौक चौराहों पर महापुरुषों, वीर शहीदों की प्रतिमा लगी है और उन महापुरुषों के नाम से ही चौक चौराहे जाने जाते हैं। वहीं रांची में किसी चौक या चौराहे को झारखंड आंदोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो के नाम पर रखा जाए और उनकी आदमकद प्रतिमा यहां पर स्थापित की जाए। उन्होंने राज्यपाल से आगे ये भी कहा है कि रांची में किसी चौक अथवा चौराहे पर उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के साथ उनका नामकरण किया जाना झारखंडी जनभावना को उत्साहित करेगा। साथ ही नई पीढ़ी अपने महान धरती पुत्र को नजदीक से जान सकेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यपाल इस बात पर ध्यान देते हुए जिला प्रशासन को उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो अंबेडकर सम्मान मार्च आयोजित किया है वो केवल ढकोसला है। कांग्रेस की सोच शुरू से ही अंबेडकर विरोधी रही है। कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें लज्जित किया और आज वही पार्टी उनके नाम पर हक मांगने का ढोंग कर रही है। कांग्रेस को अपने नेताओं और पंडित नेहरू द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति किए गए अपमान के लिए पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। और यहां पर बाबूलाल मरांडी ने आगे ये भी कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति मंत्री परिषद से इस्तीफा देता है तो सदन में उसे बोलने का मौका भी दिया जाता है, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के इस्तीफे के बाद सदन में उन्हें बोलने तक का भी मौका नहीं दिया गया। अपने त्याग पत्र में बाबा साहेब अंबेडकर ने पंडित नेहरू के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है और यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने और भी कई आरोप जो हैं इसके अलावा भी लगाए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को 1952 के लोकसभा चुनाव और 1954 के उपचुनाव में हरवाया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब को देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, जिस महान सपूत को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न तक नहीं दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब का एक भी स्मारक नहीं बनने दिया, वो कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर प्रेस वार्ता कर रही है, मार्च निकाल रही है। कांग्रेस को इस पाखंड को बंद कर देना चाहिए। और वहीं पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए बाबा साहेब के अपमान का तमगा लेकर चल रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को यह नाटक करना जो है वो बंद कर देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर डांसर पूजा कुमारी उर्फ सावित्री देवी की हत्या के रहस्य से पर्दा उठाते हुए पलामू पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। और इस मामले में पुलिस ने पूजा के प्रेमी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई देसी कट्टा और फिरौती के 10,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। 22 दिसंबर को पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के हरिहर चौक पर पूजा कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन जो है वो किया था और कार्रवाई के तहत पुलिस ने पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र से पूजा के प्रेमी संदीप कुमार सिंह, बिहार के औरंगाबाद से मुख्य शूटर पप्पू कुमार शर्मा, साथ ही साथ छतरपुर के रवि विश्वकर्मा और शूटरों को मिलवाने वाले शुभम कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहाँ पर इस मामले का खुलासा करते हुए पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है और पूजा और संदीप के बीच में प्रेम संबंध थे, लेकिन उनके बीच में विवाद बढ़ गया था और इसी विवाद की वजह से संदीप ने पूजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और हत्या के लिए शूटरों को 60,000 रुपये की सुपारी भी दी गई थी। और यहाँ पर गिरफ्तार आरोपी शुभम कुमार सिंह बिहार के औरंगाबाद के बारोड़ का निवासी है। मुख्य शूटर पप्पू कुमार शर्मा पर
बिहार में विभिन्न अपराधों के 10 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि संदीप और पूजा दोनों शादीशुदा थे, लेकिन संदीप के पारिवारिक जीवन में पूजा बाधक बनने लगी थी और इस वजह से संदीप ने इस खौफनाक कदम को अंजाम देने की साजिश रची। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। अधिकारियों के अनुसार जिले के मेंढर क्षेत्र में बलनोई इलाके में सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया और इस हादसे में 5 जवानों की मौत हो गई। और वहीं पर घटना की जानकारी मिलते ही सेना के अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान जो है वो शुरू किया। घायल जवानों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई और यहां पर घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसको लेकर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि यहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 जवानों की शहादत की खबर से मन आहत है। मरंग बुरुद दिवंगत जवानों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह घड़ी सहन करने की शक्ति दे और साहस भी दे। दुर्घटना में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड में तापमान का उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन इससे ठंड में अभी तक कोई भी खास राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। सुबह के समय कोहरा रहेगा, लेकिन दिन चढ़ते ही मौसम जो है वो साफ हो जाएगा और इस दौरान अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहने का अनुमान है। और यहीं पर मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि 28 दिसंबर को झारखंड के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल जो है वो छाए रह सकते हैं और उत्तर पश्चिमी साथ ही साथ उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर सबसे अधिक और सबसे न्यूनतम तापमान की बात करें झारखंड में, तो इस दौरान पलामू में सबसे अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि यहाँ पर देवघर में न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला। और वहीं पर रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 29 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलने की संभावना है और इस दौरान यहाँ पर अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। साथ ही साथ न्यूनतम तापमान भी सामान्य से लगभग 2.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है लोहरदगा से, जहाँ पर लोहरदगा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ भंडरा थाना क्षेत्र के कोटा के पास एक XUV कार गड्ढे में जा गिरी और इसमें यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है और मृतकों की पहचान BS कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर गोसनार कुजूर, उनके बेटे और साला के रूप में हुई है और वे सभी रात में कहीं जा रहे थे, तभी कार गड्ढे में गिर गई और इस तरीके का ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमो स्थित आवास के व्यावसायिक इस्तेमाल के मामले में झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने उन्हें कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है और इस संबंध में आवास बोर्ड ने खुद स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि हरमो रांची स्थित उच्च आय विभागीय भूखंड का आवंटन महेंद्र सिंह धोनी को सरकारी कोटे के तहत किया गया था और वहीं आवंटित भूमि पर बने भवन में व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ बोर्ड ने उन्हें यानी कि धोनी को कोई भी नोटिस नहीं भेजा है। और इस मामले में हाल ही में आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने धोनी के आवास में लैब खोलने के मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच पूरी होने के बाद बोर्ड इस पर आगे की कार्रवाई जो है वो करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर पलामू के पूर्व मध्य रेलवे के मोहम्मदगंज स्टेशन पर बुधवार सुबह एक मालगाड़ी के डिब्बे में अचानक आग लग गई और घटना सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर अमरीश भारतीय ने आग की सूचना तुरंत मालगाड़ी के चालक को दी और ट्रेन को तुरंत रोका गया और स्टेशन मास्टर समेत अन्य रेल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्टेशन मास्टर ने बताया है कि लदी इस मालगाड़ी के 7वें डिब्बे में आग लग गई थी और समय रहते आग बुझा दी गई, जिससे यहाँ पर बड़ा हादसा
टल गया। अगर आग फैल जाती तो करोड़ों रुपए के कोयला और ट्रेन को भारी नुकसान हो सकता था। आग बुझाने के बाद मालगाड़ी के प्रभावित डिब्बे को अन्य डिब्बों से अलग कर दिया गया है और इसके बाद ट्रेन के सभी डिब्बों की जांच की गई। सुनिश्चित करने के बाद ट्रेन को उसके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। स्टेशन मास्टर अमरीश भारतीय की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की वजह से ट्रेन और कोयला को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया और वहीं मौके पर मौजूद कर्मियों ने भी आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड में भी पश्चिम बंगाल की तरह जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू की जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक टीम को पश्चिम बंगाल भेजेगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया है कि राज्य सरकार स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की शिक्षा को बेहतर बनाएगी और इसकी शुरुआत प्राथमिक कक्षाओं से ही होगी और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक मजबूत की जाएगी। और इस संदर्भ में भी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी भी दी है। रामदास सोरेन ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति दे दी है। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक टीम जनवरी के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल जाएगी और इस टीम में जनजाति और क्षेत्रीय भाषाओं के विशेषज्ञों के अलावा विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे और यह टीम पश्चिम बंगाल के स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा को लेकर चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी लेगी और इसके तहत शिक्षक की नियुक्ति से लेकर पाठ्यक्रम तक की जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में जनजातीय भाषाओं की शिक्षा को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा गांव में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। घटना सुबह 6:30 बजे की बताई जा रही है और वहीं पर मृतक की पहचान हरला लता निवासी 61 वर्षीय ईश्वर महतो के रूप में हुई है और वहीं पर घटना की सूचना मिलते ही तमाड़ विधायक विकास मुंडा ने वन विभाग को निर्देश दिया और वन विभाग तमाड़ अस्पताल पहुंचकर परिजनों को उप प्रमुख शकुंतला खंडित के हाथों नगद 50,000 रुपए मुआवजा के तौर पर दिलाया। बाकी 3,50,000 दस्तावेज पूरा होने के बाद देने का आश्वासन दिया गया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स भेज दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बीसीसीआई ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की टीम की घोषणा कर दी है और झारखंड के धनबाद की आनंदिता किशोर को भी इस टीम में जगह मिली है। आनंदिता झारखंड की पहली यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेटर है। मलेशिया में 18 जनवरी 2025 से महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप होगा और वहीं झारखंड की इस खिलाड़ी से टीम इंडिया को काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी। और मैं आपको बता दूं कि आनंदिता अंडर 19 एशिया कप 2024 चैंपियनशिप टीम का भी हिस्सा रही थी और इसी कड़ी में धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन 25 दिसंबर को धनबाद की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर आनंदिता को सम्मानित करेगा। DCA के यहां पर प्रेसिडेंट ने आनंदिता के चयन पर खुशी जो है वो जाहिर की है और बाकी सारे लिस्ट डेटा डिटेल्स आपको अपने स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा कि ये जो अंडर 19 टीम बनी है इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का नाम और यहाँ पर डेटा डिटेल्स तो आपको देखने को मिल ही रही होगी, जिसको आप आराम से यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने कुछ दिन पहले गुमला के स्कूलों का निरीक्षण किया था और इस दौरान उन्होंने पाया कि स्कूल के बच्चों को जो जूते दिए गए हैं उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी और इसके बाद वे आदिवासी कल्याण आयुक्त के साथ बैठक करने पहुंचे। चमरा लिंडा बैठक में जूता लेकर पहुंचे थे और उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त को इसकी जानकारी दी। चमरा लिंडा ने कहा कि जूता लेदर का देना है, लेकिन जब मैंने जूते का प्रशिक्षण किया तो यहाँ पर पता चला कि जूता रेक्सिन का है और उन्होंने ये भी कहा कि रेक्सिन का जूता प्रशिक्षण करने के दौरान ही तुरंत फट गया। और यहाँ पर उन्होंने आगे ये भी कहा कि आदिवासी कल्याण आयुक्त को जानकारी देते हुए उन्होंने ये बोला है कि गुमला जिला प्रशासन को संबंधित आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डालने और भुगतान रोकने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही कल्याण पदाधिकारी को भी शोकॉज किया गया है कि इस तरीके का यहाँ पर जूता जो है वो यहाँ पर क्यों दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि यह कल्याण पदाधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वे इसका निरीक्षण करें, लेकिन यहाँ पर लापरवाही बरती गई है। बच्चों के हक को मारने वालों को नौकरी से निकाला जाएगा। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले कल में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली बार से शोकॉज नहीं बल्कि अधिकारियों के साथ साथ सप्लाई करने वालों पर भी FIR किया जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रबी फसल की राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जिला के पदाधिकारियों पर जमकर बरसी। उन्होंने बैठक में मौजूद यहां पर सभी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि अगर उनके पास यहां पर योजना को लेकर जानकारी नहीं है तो क्या वो लोग यहां पर मक्खी मारने आए हैं। कार्यशाला में मंत्री ने अधिकारियों को फसल उत्पादन और किसानों की समस्याओं पर लापरवाही बरतने पर सख्त चेतावनी दी है। और यहाँ पर मंत्री ने यह भी कहा है कि कृषि योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फसल योजना की सही तरीके से निगरानी करें और किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान करें। उन्होंने सख्ती से कहा है कि अगर अधिकारियों के पास किसानों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो वह बैठक में बस चाय नाश्ता करने और मक्खी मारने आते हैं क्या। अधिकारियों को योजना से संबंधित सही डेटा हो तभी वे इस बैठक में शामिल हों।